जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज है 13 अप्रैल 2023 और आज हम बात करेंगे जो भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल को घटना हुई थी वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी जानते हैं। और ये जो घटना हुई थी ये अमृतसर जो पंजाब में जगह है वहाँ पे हुई थी। और जलियांवाला बाग जो है स्वर्ण मंदिर के पास ही स्थित है, वहाँ पर ये घटना हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। और ये बहुत बड़ा नरसंहार माना जाता है। ये देखिए, प्रतीकात्मक रूप में हमने ये गूगल से चित्र लिए हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जलियांवाला बाग के। और हम पहले शुरुआत करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के कि ये क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था। तो सबसे पहले जो था रॉलेट एक्ट 1919 एक आया हुआ था, उसमें उसके अनुसार क्या आया था? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। उसके अनुसार कि जो ब्रिटिश सरकार थी किसी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, बिना कोर्ट में पेश किए उसे जेल में डाल सकती थी और 2 साल तक बिना किसी जांच के उसे जेल के अंदर रख सकती थी। तो क्या था इस एक्ट में? इसके अनुसार किसी व्यक्ति के देशद्रोह के शक पे आधार पर मतलब गिरफ्तार कर सकते, मतलब किसी के ऊपर शक है उसे उठा के सीधे जेल में डाल दिया, कोई कोर्ट नहीं, कोई पेशी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जांच वगैरह भी नहीं। 2 साल के लिए उसे बिना किसी जांच के, बिना किसी वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकती थी और उसे जेल में रख सकती थी। ठीक है, तो इसका बहुत से नेताओं ने विरोध किया, महात्मा गांधी वगैरह सब लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। तो इसी क्रम में जब 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के ही बहुत प्रसिद्ध नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया। तो बहुत से लोगों ने इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया और लोग जो रॉलेट एक्ट था इसके विरोध में, और जो 9 अप्रैल 1919 को जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था उसके विरोध में लोगों ने एक शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया। तो उस समय जो 13 अप्रैल था उस समय वैसाखी का दिन था। फसल कटने के बाद बहुत से लोग स्वर्ण मंदिर आए हुए थे, तो बहुत से लोग जलियांवाला बाग में घूमने भी गए हुए थे। और 13 अप्रैल 1699 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। तो इस वजह से बहुत से लोग स्वर्ण मंदिर भी आए थे। तो वहाँ से जलियांवाला बाग पास में है, तो बहुत से लोग जलियांवाला बाग घूमने भी गए थे। बहुत से लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे रॉलेट एक्ट के विरोध में, और जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था उसकी वजह से बहुत से लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। तो वहाँ पर पंजाब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय के। पंजाब में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो बहुत से लोग जलियांवाला बाग पहुंच गए। तो पंजाब में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, क्या नाम था उनका? माइकल ओडायर। याद रखिएगा, यहाँ पे माइकल ओडायर जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और जिन्होंने जो जनरल डायर नाम से हैं गोली चलवाई थी उनका नाम है रेजिनाल्ड डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। तो वो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को वहाँ पर सभा होने की सूचना मिलती है कि बहुत से लोग वहाँ एकत्रित हैं। तो वो अपने लगभग 90 के आसपास सिपाही लेकर वो वहाँ पहुँचते हैं, और जितने भी लोग वहाँ एकत्रित थे उनसे बिना किसी सूचना देके उन पर ओपन फायरिंग शुरू करवा देते हैं। ठीक है, तो ओपन फायरिंग शुरू कराने के पहले वो जो एक मार्ग था वहाँ से जाने का, बहुत ही पतला मार्ग था, तो उसे अवरुद्ध करा देते हैं और बाकी उन पर ओपन फायरिंग शुरू करा देते हैं, मतलब गोली चलवाने लगते हैं बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो लोग भाग नहीं पाते क्योंकि बहुत ही सकरी रास्ता थी वहाँ से निकलने की, और आसपास हर तरफ घर बने हुए थे। तो लोग जब ओपन फायरिंग करवाते हैं तो वहाँ पे लोग कुछ भागते हैं, कुछ लोग दीवारों से सट के खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग लेट जाते हैं। लेकिन जो रेजिनाल्ड डायर थे उन्होंने लगातार गोलियां चलवाई, बिना किसी रोक टोक के लगातार वो गोलियां चलवाते रहे। और बताते हैं कि वहाँ पर लगभग 1650 राउंड गोलियां चली, 1650 राउंड गोलियां चली थी। ठीक है, और लोग वहाँ से इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि जो जाने का मार्ग था काफ़ी पतला भी था, सकरा भी था, और वहाँ पर उनने सैनिकों को खड़ा कर रखा था और मार्ग को अवरुद्ध भी कर दिया था, इसलिए लोग वहाँ से भाग नहीं पाए। तो बताते हैं, और काफ़ी लोग वहाँ पे एक कुआं था और उस कुएं में जान बचाने के लिए बहुत से लोग उस कुएं में कूद गए। तो बताते हैं लगभग 100 से 150 लोग की उससे 100 से 150 लोग उससे निकले हुए थे मृत।
तो उस कुएं को शहीदी कुआं नाम दिया गया है और वो वर्तमान में जलियांवाला बाग में ही स्थित है। और जब जलियांवाला बाग में ये गोलियां चलवाने के बाद जब जनरल डायर वापस आए तो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को उन्होंने सूचना दी कि हमने वहाँ पर बिना किसी सूचना के गोलियां चलवा दी, क्योंकि वहाँ लोग एकत्रित थे और वहाँ पे कुछ वो लोग विरोध प्रदर्शन करने के उसमें थे। तो माइकल ओ डायर जो थे उन्होंने उस जनरल डायर के इस कदम को सही ठहराया और मार्शल लॉ लगाने की मांग भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड से की। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने इसके लिए स्वीकृति दे दी और मार्शल लॉ होने की वजह से मार्शल लॉ पहले से ही कुछ शहरों में लागू हुआ था, अमृतसर में भी लग जाता है उस समय। तो बहुत लोग अस्पताल वगैरह भी नहीं जा पाए क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था। तो इस वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है और काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो बताया जाता है मात्र 370 लोग ही उनकी मृत्यु हुई थी और लगभग 1000 लोग घायल हुए थे। लेकिन जो है कुछ वहाँ के जो अमृतसर के सिविल सर्जन एक थे वो डॉक्टर स्मिथ, उनके अनुसार लगभग 1800 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है। और कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में थी। तो उन्होंने लगभग 1300 से 1500 लोगों की मृत्यु का अनुमान लगाया था। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में थे लोग मरे थे, तो उसमें बताते हैं कि बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। सभी लोगों को वहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो जो सिविल सर्जन थे डॉक्टर स्मिथ, उन्होंने बताया था कि लगभग 1800 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और 1650 राउंड गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने। और ये जो आप देख रहे हैं ये जलियांवाला बाग का जो स्मारक है, शहीदों के लिए स्मारक बनाया गया वो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो गोलियां चलवाई थी उनके निशान आप ये देख सकते हैं, ये घेरे में ये निशान, गोलियों के निशान अभी बने हुए हैं। जो गोलियां यहाँ पे चली थी और दीवारों में लगी थी, ये जगह जगह निशान बने हुए हैं। तो काफ़ी 1650 राउंड इसमें और अच्छी तरह से देख सकते हैं, देखिए गोलियों के निशान हैं। ठीक है। तो जब ये हो जाता है तो बहुत इसका देशव्यापी विरोध होता है, बहुत ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा होती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, तो इन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को उस उपाधि को वापस कर दिया था। उन्होंने जो है ये सवाल भी आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद जब रेजिनाल्ड डायर ने ये सब बताया तो उसके बाद माइकल ओ डायर ने ये मार्शल लॉ लगा दिया था। फिर उसके बाद जब बहुत ही विरोध हुआ, विश्वव्यापी विरोध हुआ इस मामले का, तो जो तत्कालीन भारत सचिव थे उस समय, वो थे एडविन मॉन्टेग्यू। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और वो एक आयोग का गठन किया या कमेटी का गठन किया, उसका नाम था हंटर आयोग। तो हंटर आयोग ने जब वो अपनी जांच पूरी की तो उन्होंने इस बात की निंदा की कि जो जनरल डायर ने किया ये गलत है, और पहले उनको जनरल डायर को ब्रिगेडियर से उनका डिमोशन कर दिया गया और उन्हें कर्नल बना दिया गया। कर्नल बना दिया जाता है जनरल डायर को। उसके बाद लेकिन और ज़्यादा विरोध होता है, विश्वव्यापी विरोध बहुत ही ज़्यादा इसका बढ़ जाता है। तो फिर वो इस्तीफा दे के वापस इंग्लैंड चले जाते हैं और इनकी वहाँ पर नेचुरल डेथ होती है 1927 में। 1927 में इनकी नेचुरल डेथ होती है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो जनरल डायर था उनको सरदार ऊधम सिंह ने मारता। नहीं, जनरल डायर को नहीं मारता, जनरल ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर को ऊधम सिंह ने नहीं मारता। ऊधम सिंह ने मारा था जो पंजाब के तत्कालीन गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, उनको मारा था सरदार ऊधम सिंह ने। सरदार ऊधम सिंह 1940 में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को मारते हैं। लंदन में शायद कैंगस्टन हॉल है, वहाँ पर मार देते हैं। और
वो इसका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड को वो कहते हैं मानने के बाद कि मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का लगभग 21 साल बाद बदला ले लिया है। तो दोस्तों ये जलियांवाला बाग जो कांड था उसके बारे में हमने वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।